नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। अब आपको पता है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो कि शिमला में है, जो कि एचएस एलआई डेंटी जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री इन दोनों को ही जो है हम बराबर लेकर चलेंगे, क्योंकि पहले तो एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती थी, ये होता था। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी जो है बराबर प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे और एंशियंट हिस्ट्री को थोड़ा और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे से जो है वो हेल्प मिल सके। और चाहे अब आपका एचएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो आपकी तैयारी जो है एक बराबर चलने वाली है। बस क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं यहाँ पर नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन, तो बोलते हैं कि खानाबदोश मनुष्य जो था वो उसने कहाँ पर अधिवास की शुरुआत जो था वो की थी। तो नोमैड मैन जो था, खानाबदोश जो मनुष्य था, उसने नियोलिथिक एज में जो था वो अधिवास की शुरुआत जो था वो की थी। उसने नियोलिथिक एज में जो था वो सेटल होना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। नव पाषाण काल इसको आप कह सकते हैं, या फिर नव प्रशस्तर काल इसको आप कह सकते हैं। इसमें क्या था नव पाषाण काल में? देखो, नव पाषाण काल में इंसान ने क्या किया, इंसान ने यहाँ पर जो था वो सेटल होना स्टार्ट कर दिया, उसने रहना स्टार्ट कर दिया एक तरह से कहिए। और रहने के लिए क्या ज़रूरी था, उसने पशु पालना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। अब वो पशुओं को पालना शुरू कर दिया था उसने, तो उसको एक जगह पर रहना पड़ता था, वहीं पर पशुओं को भी रखना पड़ता था, तो उस तरह से उसने आगे सेटल होना स्टार्ट किया। नियोलिथिक एज से भी क्वेश्चन जो है वो अलग अलग रूप में बन जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन जो है वो नियोलिथिक एज से बन सकते हैं? एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हैंडमेड पोट्री के अवशेष मिले थे, वो कहाँ पर मिले थे? तो हैंडमेड पोट्री के अवशेष जो था इस नियोलिथिक एज में ही मिले थे, नव पाषाण काल में ही जो था वो मिले थे। और नवपाषाण कह लीजिए या फिर नियोलिथिक कह लीजिए, ये वर्ड जो था वो सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? ये वर्ड सबसे पहले सर जॉन लुबाक के द्वारा जो था वो 1865 में इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर क्या क्या मिला? यहाँ पर पशुओं को पालने के अवशेष मिले, यहाँ पर पॉलिशदार पत्थर के हथियार जो था वो प्राप्त हुए थे, यहाँ पर हैंडमेड पोट्री जो था वो प्राप्त हुई थी। तो ये सारे चीज़ें जो था वो यहाँ पर देखने को मिली और यहीं से पता चला कि इंसान ने अब सेटल होना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। बोलते हैं विच गॉड वॉज नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक कार्य। तो बोलते हैं कि ऋग्वेदिक कार्य जो था वो निम्नलिखित में से किस यहाँ से देवता की पूजा नहीं करते थे, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेदिक आर्यंस हैं वो किसकी पूजा नहीं करते थे, तो वो जो है वो भगवान शिव की पूजा नहीं करते थे, भगवान शिव के साथ नोन नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे वहाँ के लोग। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ऋग्वेदिक काल की काफ़ी टाइम से हमने बात भी नहीं की है। ऋग्वैदिक काल में देवी देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग देवता हुए, जैसे कि मरुत देवता हुए। मरुत जो था वो आंधी तूफान के देवता कहे गए। अग्नि देवता हुए, अग्नि जो था आपको पता है नाम से पता चल रहा है आग के देवता हुए। यहाँ पर इंद्र देवता हुए। तो ये तो सारे देवता यहाँ पर हुए। इसके अलावा और कौन कौन देवता हुए? इंद्र को जो था वो आर्यों का युद्ध का नेता भी जो था वो कहा जाता था। मरुत का आपको पता चल गया आंधी तूफान के नेता थे। पर्जन्य देवता थे जो कि वर्षा के देवता कहलाए। सरस्वती थे जिनको नदी की देवी कहा गया और बाद में चलकर इनको विद्या की देवी जो था वो कहा गया। मित्र हो गए, मित्र देवता जो था वो सप्त एवं प्रतिज्ञा के देवता थे। यम हो गया जो कि मृत्यु की देवता कहे गए, और अरण्यानी हो गया जो कि जंगल के देवता जो था वो कहे गए। तो ये ऋग्वैदिक देवता जो था वो है, इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान रखना। देखो ये नाम मैं एक और बात बता दूं आपको कि पटवारी का एग्ज़ाम भी अगर आता है फ्यूचर में, तो पटवारी के एग्ज़ाम में भी जो है इस तरह के देवताओं के नाम पूछे जा चुके हैं। मुझे ध्यान है कि एक बार 2-3 साल पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था पटवारी के एग्ज़ाम में कि मरुत देवता जो था वो कौन से थे? तो आंधी तूफान के देवता थे मरुत। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 67 क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। तो बोलते हैं कि कौन सा दिल्ली सुल्तान ऐसा था जिसने चीन के साथ जो था वो अपने राजनयिक संबंध जो था वो स्थापित किए थे। अब चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित करने में दिल्ली सुल्तान जो सबसे आगे रहा वो कौन सा था? वो था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। जलालुद्दीन खिलजी ने जो था वो दिल्ली के साथ अपने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो था वो स्थापित किए थे। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि
यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा डायरेक्टली कि खिलजी वंश की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि खिलजी वंश जो था वो आपका इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। खिलजी वंश की स्थापना जो था वो की गई थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो था वो इस वंश की स्थापना की थी। इसी वंश में जो था वो अलाउद्दीन खिलजी भी आए। इसी वंश में जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो था अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो था वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आए थे। खुसरो शाह यहाँ के नेता रहे। अब जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने जो था वो चाइना के साथ भी अपने जो था वो अच्छे संबंध जो था वो स्थापित किए थे। जलालुद्दीन खिलजी जो था ना, इसका इतिहास किस तरह से रहा था थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। देखो, जलालुद्दीन खिलजी एक आम सैनिक हुआ करता था, परंतु इसने अपनी योग्यता से जो था वो सैनिक से उठते उठते शाही अंगरक्षक जो था ये पद प्रदान किया था। फिर कैकुबाद इनसे पहले हुआ करता था, खिलजी वंश से पहले। कैकुबाद बहुत प्रसन्न इससे हुआ। कैकुबाद ने इसे दिल्ली बुलाया और शाइस्ता खां की उपाधि जो था वो इसे दी थी। बाद में चलकर इसने क्या किया कि कैकुबाद को ही ओवरटेक कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। और कैकुबाद द्वारा बनाए गए इसने एक किला बनवाया था कैकुबाद ने, जिसको किलो खड़ी किला जो था वो कहा जाता था, या फिर कुलागढ़ी किला भी इसको कहा गया। यहीं पर इसने अपना राज्याभिषेक जो था वो करवाया था। इसको एक नवीन मुसलमान भी जो है वो कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी जो था ये देखो, इसको ओवरटेक इसके भतीजे ने ही कर लिया था। भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसका बचपन का नाम गुरसास्प था। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन के समकालीन हुआ करते थे और अलाउद्दीन ने काफ़ी रिफॉर्म किए। अलाउद्दीन का एक बड़ा ही वफादार इसका एक कह लीजिए आपकी सैनिक या फिर इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के बारे में पूछा जाता है कि ये किसके कार्यकाल के दौरान होता था, तो ये भी ध्यान रखें। अलाउद्दीन ने अपने कार्यकाल के दौरान जो था वो गुप्तचर प्रणाली का गठन भी जो था वो करवाया था। अलाउद्दीन के बाद जो था वो मतलब बाजार रिफॉर्म भी ये लेकर आए, परंतु उसके बाद जो शासक थे वो इतने कुछ ज़्यादा नहीं चल पाए। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे जो कि 3-4 साल ही शासन कर पाए थे, और खुसरो शाह आए और उसके बाद एग्जैक्टली तुगलक वंश की स्थापना जो था वो कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 68 क्वेश्चन क्या बोलते हैं हु वर द मोस्ट पॉपुलर सूफीज। तो बोलते हैं सबसे लोकप्रिय सूफी कौन थे। अगर हम सबसे लोकप्रिय सूफी की बात करते हैं कि सबसे लोकप्रिय सूफी जो था वो इनमें से कौन थे, तो राबिन ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये सबसे लोकप्रिय सूफियों में जो है वो आए। अगर सूफी की अगर हम बात करते हैं तो सूफी को किसके साथ जोड़ा जाता है। देखो, सूफी को जो है वो किसके साथ जोड़ा जाता है, इनको जो है वो मुस्लिम या फिर आप कहिए कि इस्लाम धर्म के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है, सूफी सेक्ट को। सूफी सेक्ट है और इसको जो है वो इस्लाम के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। अगर सूफी में हम बात करें तो एक शब्द आप सुनते हैं, जो पीर आप सुनते हैं ना, कि पीर कहते हैं जो कि एक सूफी शब्द है या फिर इस्लामिक शब्द है। पीर जो है ये किसको कहा जाता है, पीर जो है वो गुरु ऑफ सूफी को कहा जाता है। जो सूफियों के गुरु होते हैं उनको कहा जाता है पीर, ये आपने ध्यान रखना है। और सबसे अर्लीस्ट सूफी जो कोई सूफी ऑर्डर इंडिया में आकर पहुंचा था वो था चिश्ती आप सुनते हैं नाम। चिश्ती जो था वो सबसे पहले इंडिया में आकर पहुंचे थे। तो ये आपने सारी चीज़ें यहाँ से नोट कर लेनी है, ध्यान रखनी है। सूफी सेक्ट के बारे में पता चल गया, 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ से बने उनको जोड़े। अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री से उठकर मिडिवल हिस्ट्री की ओर हम जा रहे हैं। बोलते हैं डच फर्स्ट एस्टेब्लाइज्ड देयर होल्ड इन इंडिया इन 1605 एट। तो बोलते हैं कि वर्ष 1605 में डच ने जो था वो भारत में सबसे पहले अपना अधिकार कहाँ पर स्थापित किया था। डच के द्वारा सबसे पहले अपना अधिकार कहाँ पर स्थापित किया गया था, मसौलीपट्टनम में किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने डिस्कस भी किया हुआ है पहले, क्योंकि पहले भी किसी और एग्जाम में ये पूछा गया था। तो देखो, इन्होंने मसौलीपट्टनम में अपना जो था वो अधिकार सबसे पहले स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन से ईयर में जो था वो किया था। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है 1605 में जो था वो इन्होंने किया था। अगर हम डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रांस और इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। लगातार पूछे जाते हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन। तो यहाँ से रिवाइज करते हैं सबसे पहले डच के बारे में। इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने फैक्ट्रीज कह लीजिए, अपने काम कह लीजिए, कहाँ कहाँ पर इन्होंने स्थापित करवाए थे। तो इन्होंने जो था वो सबसे पहले 1605 में मसौलीपट्टनम में,
और उसके बाद 1610 में पुलिकत में, 1616 में इन्होंने सूरत में अपना कारखाना स्थापित करवाया था, 1641 में इन्होंने विमलीपत्तनम में अपना कारखाना स्थापित करवाया था और 1663 में इन्होंने कोचीन में अपना कारखाना जो था वो स्थापित करवाया था। तो ये डच के बारे में आपने ध्यान रखना है। डच जब यहाँ पर आए थे तो डच ने पुर्तगालियों को जो था वो पराजित किया था। इन्होंने आधुनिक कोची जिसको हम कहते हैं उसमें जो था इन्होंने 1663 में जो था फोर्ट विलियम का निर्माण भी जो था वो करवाया था। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो पता होना चाहिए। पुर्तगालियों का इतिहास किस तरह से आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाली सबसे पहला जो भारत आया था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था वो 90 दिन की यात्रा कर जो था वो भारत में आकर पहुंचा था। 1498 में ये कालीकत के समुद्री तट पर जो था वो आकर पहुंचा था और उस टाइम वहाँ का शासक जैमोरियन जो था वो हुआ करता था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से भी जोड़ लें। पुर्तगालियों के बारे में पता होना चाहिए, डच के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद अंग्रेज आए थे उनके बारे में पता होना चाहिए, अंग्रेजों के बाद डेन आए थे, फ्रांसीस आए थे, इन सभी के बारे में आपको जानकारी अब हो गई या फिर रिवाइज आपने कर लिया। आगे बोलते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ। तो गंधार स्कूल शैली जो था, गंधार शैली ही आप कह लीजिए, कला शैली, ये जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान विकसित जो था वो हुई थी। गंधार शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये कुषाण के कार्यकाल के दौरान जो था वो विकसित हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। कुषाण का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? कनिष्क का नाम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, तो ये कुषाण वंश से संबंधित थे, या फिर कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक या सबसे फेमस शासक जो है वो पूछ लिया जाता है तो वो थे कनिष्क। कनिष्क का नाम आपको पता चल गया, कनिष्क से आपने कुषाण जोड़ लिया। और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो कुषाण या कनिष्क के बारे में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि कुषाण सर्वप्रथम जो था वो भारत में इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कडफिसेस के द्वारा जो था वो इस वंश की स्थापना जो था वो की गई थी। कौन सा कुषाण शासक ऐसा था जिसने महाराजा धीराजा की उपाधि जो था वो धारण की थी? तो महाराजा धीराजा की उपाधि जो था वो कुजुल कडफिसेस के द्वारा ही जो था वो धारण की गई थी। क्वेश्चन पूछ जाता है कि नागार्जुन हो गया, चरक हो गया, ये किसके दरबार में जो था वो विद्वान हुआ करते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में जो था वो विद्वान हुआ करते थे। और गंधार स्कूल आर्ट के बारे में तो आपने जान ही लिया, यहाँ से ज़्यादा बताने की और ज़रूरत है भी नहीं, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन। तो बोलते हैं कि पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुई थी, दूसरा युद्ध हुआ था, वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था? पानीपत की लड़ाइयाँ पढ़ते हैं हम, 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली पानीपत की लड़ाई जो था वो 1526 में हुई थी। दूसरी पानीपत की लड़ाई जो था वो 1556 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में हुई। और दूसरी पानीपत की लड़ाई जो था वो किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी अकबर के शासनकाल के दौरान। और तीसरी पानीपत की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो वो 1761 में हुई। कौन सी ईयर में? 1761 में। ये तो बेसिक लड़ाइयों के बारे में आपको पता चला। पानीपत की पहली लड़ाई जो था ये 1526 में किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। यहाँ से क्या हुआ? लोधी वंश की समाप्ति हो गई और बाबर ने जो था वो मुगल वंश की स्थापना जो था वो यहाँ से कर दी थी या नेम यहाँ से रख दी थी। और दूसरी लड़ाई अकबर के कार्यकाल के दौरान हुई। और तीसरी लड़ाई जो था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1761 में जो था वो ये हुई थी। और इम्पॉर्टेंट बैटल्स जानिए, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई जो था वो हुई थी। 1576 के अलावा यहाँ पर आपने प्लासी की लड़ाई ध्यान रखनी है जो 1757 में हुई थी। प्लासी के अलावा बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में जो था वो हुई थी। तो प्लासी, बक्सर, पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ ये तो हो गई, हमने पहले भी बहुत बार रिवाइज की है। परंतु अब एग्जाम में थोड़ा सा एग्जामिनर जो है वो टफ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यहाँ से एंग्लो मैसूर वार के बारे में। पहला एंग्लो मैसूर वार 1767-69 में हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर वार 1779-1784 में जो था वो हुआ था। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1790-1792 में हुआ था। और चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था। ये आपने जान लिया। पिछले कल हमने एचपीजी के पढ़ा था, मिशन एलाइड का पार्ट 5। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने राम सिंह पठानिया के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था। और उसमें हमने पढ़ा था कि एंग्लो सिख वॉर में जो था वो राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
और मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम पर सेंड भी कर दी थी, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट से उठाकर जानकारी आपको सेंड कर दी। हो सकता है जो आप कह रहे थे वो भी सही हो, परंतु जो वेबसाइट पे मुझे जानकारी मिली इनके बारे में वो मैंने आपको बता दी। हम बात कर रहे थे एंग्लो सिख वॉर की, तो एंग्लो सिख वॉर के बारे में क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ये 2 वॉर हुए, एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट, एंग्लो सिख वॉर सेकंड। एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट जो था वो 1845-1846 में हुआ था, और सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो था वो 1848-49 में हुआ था। तो ये आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से रिवाइज की, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ये सारे की सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत का दौरा कब किया गया था? जब लास्ट टाइम हमने एचपीजी की पढ़ी थी ना, हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हिस्ट्री में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी था और बहुत सारे सभी ने कमेंट करके सही आंसर बताया था। क्रिप्स मिशन विजिट किया गया, किसने विजिट किया था? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन ने जो था वो विजिट किया। और आप ध्यान रखिए कि 1942 में जब ये क्रिप्स मिशन आया था, तो उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री चर्चिल। इन्होंने जो था वो ब्रिटिश संसद सदस्य द्वारा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो था वो 1942 में जो था ये मिशन भारत भेजा था। कांग्रेस ने जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मौलाना आज़ाद को जो था वो इस मिशन में वार्ता करने के लिए वार्ताकार जो था वो नियुक्त भी जो था वो किया था। ये आप ध्यान रखिए। तो ये तो आप यहाँ से ध्यान रखें ही रखें, परंतु आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, वो आपसे पूछा जा सकता है। अगस्त समिट, अगस्त प्रस्ताव जो है वो कब हुआ था? 1940 में जो था वो अगस्त प्रस्ताव हुआ था। CR फार्मूला ये 1944 का है, और वेबेल योजना अगर आपसे पूछी जाए तो ये 1945 की है। कैबिनेट मिशन योजना पूछी जाए तो ये 1946 की है। ये योजनाएं तो आपको सिंपल याद रखनी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, परंतु फिर हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट निकले और यहाँ से भी क्वेश्चन बना दे, क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ डिटेल से पूछ ले। क्योंकि पहले क्या होता था कि मेंस के जो एग्ज़ाम होते थे वहाँ पर ये क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन पूछ लिए जाते थे। हो सकता है अब आगे भी पूछ लिए जाएँ, और आगे पूछे जाएँ तो प्रीलिम के एग्ज़ाम में ही पूछ लिए जाएँ या फिर छोटे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएँ। तो आपने जानना है कि क्रिप्स मिशन जो आया था ये फेल हो गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा कि क्यों फेल हो गया था। इसके फेल होने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, और बाकी जो इंडिया में ग्रुप थे उनके द्वारा भी इसको रिजेक्ट जो था वो कर दिया गया था। ये एक रीज़न इसके पीछे कहा जाता है कि है। एक रीज़न इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये मिशन फेल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो था जो वायसराय हुआ करते लॉर्ड लिनलिथगो, और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम के हुआ करते थे, उन्होंने जो था वो इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था इस मिशन को लेकर, तब भी ये फेल हो गया। और तीसरा रीज़न ये कहा जाता है कि हिंदू महासभा के जो नेता थे या फिर उदारवादी राज्यों में के जो नेता थे वो अलग होने के अधिकार के खिलाफ थे। इसमें था कि अलग होने का अधिकार था, तो वो लोग इसके खिलाफ थे, तो इसलिए भी ये फेल हो गया, वो सपोर्ट ही नहीं मिल पाई इसको जो मिलनी चाहिए थी। तो ये 2-3 रीज़न मैंने मोटे मोटे तौर पर बताए। अब बेसिक आइडिया आपको ज़रूर यहाँ से लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बहुत ही आसान है, बोलते हैं हु अटेंडेड ऑल दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो बोलते हैं कि किसने जो था वो तीनों के तीनों, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो था वो भाग लिया था। तो 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई उनमें भाग लिया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब BR अम्बेडकर ने जो था वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था, ये तो पता चला। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके अलावा टफ क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। तो क्या पूछ लेंगे? क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो था वो भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था? तो मात्र सेकंड में ही भाग लिया था, उसके अलावा इन्होंने किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि 1931 में क्या हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 1930 में स्टार्ट हुई, 1931 तक जो था ये चली थी। और 1931 में जो था वो गांधी इरविन समझौता भी जो था वो फिर किया गया। 1931 में ही जो था वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसको कहा गया, वो 1931 में हुआ। और तीसरे नंबर का जो गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ? वो 1932 में हुआ।
ये आप तीनों इन कॉन्फ्रेंस टेबल्स के बारे में ध्यान रखें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के बारे में कि कब कब हुए थे। और गांधी जी ने किस में भाग लिया था? सेकंड में भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय ने किसने बी आर अम्बेडकर ने किस में भाग लिया था? पहली, दूसरी और तीसरी, इन्होंने तीनों में ही भाग लिया। और इसके बाद क्या दौरान ही कह लीजिए, बीच में ही पूना समझौता हुआ था, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। पूना समझौता जो था वो 1932 में जो था वो इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर ने जो था वो इन दोनों के बीच में जो था ये समझौता हुआ था। ये पता चला आपको यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 55 क्वेश्चन में, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड। तो पहला क्वेश्चन तो ये जानना है आपने कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब बोलते हैं कि ये किसको अस्वीकार करता था? राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्मो समाज था वो अस्वीकार करता था कास्टिज्म को, वो आइडलिज्म को जो था वो अस्वीकार करता था, रिचुअलिज्म को भी ये अस्वीकार करता था। इन तीनों ही चीज़ों को जो था ये अस्वीकार करता था या फिर मानता नहीं था, ये आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सही आंसर है। इन तीनों चीज़ों को इसने अस्वीकार किया। अब आप यहाँ से ध्यान रखिए कि राजा राममोहन रॉय जो है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कौन से ईयर में की थी? इन्होंने 1828 में जो था वो स्थापना इसकी की थी। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, कर्मकांड, जातिवाद, इन सब चीज़ों का विरोध जो था वो करते थे। राजा राममोहन रॉय के ही प्रयास रहे थे कि सती प्रथा जो उस टाइम होती थी उसको जो था वो बैन कर दिया गया था। तो 1829 में जो था वो सती प्रथा को बैन कर दिया गया था और इसको एक निषेध कानून जो था वो बनाया था। कौन सी ईयर में? 1829 में। और राजा राममोहन रॉय के प्रयास रहे थे ये, तभी ये पॉसिबल हो पाया था। ये यहाँ से जोड़ें आप। और आपने ध्यान रखना है कि राजा राममोहन रॉय ने न्यूज़ में भी बहुत काम किया, न्यूज़ मीडिया में भी इन्होंने बहुत काम किया था। और अभी हाल फिलहाल में जो है एक करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपके लिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बनता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है कि राजा राममोहन रॉय एक अवार्ड दिया जाता है। राजा राममोहन रॉय अवार्ड इस साल जो था वो किसको दिया गया? तो ये राजा राममोहन रॉय अवार्ड जो था ये नेशनल अवार्ड है और ये दिया गया एक जर्नलिस्ट है A.B.K. प्रसाद। A.B.K. प्रसाद को जो था ये दिया गया। A.B.K. और प्रसाद इनका नाम है, A.B.K. प्रसाद। इनको जो था ये राजा राममोहन रॉय जो नेशनल अवार्ड है ये दिया गया और ये जर्नलिस्ट हैं A.B.K. रॉय प्रसाद। तो ये आपने लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन जान लिया। मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे, तो आज हम थोड़े से करंट अफेयर का एक तो हमने देख लिया, कुछ और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से जान लेते हैं ताकि एक रिवीजन आपका हो सके। तो अभी जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है तो एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डस्ट लिंक, DUSTLIK, डस्ट लिंक जिसको कहते हैं DUSTLIK। ये किस किस कंट्री के बीच में होती है? ये जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। अब न्यूज़ में करंट अफेयर में क्यों आई? क्योंकि ये अभी उत्तराखंड में जो है वो चली, उत्तराखंड में ये हुई तो इसलिए ये न्यूज़ में आई, ये आपने ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में नीति आयोग का नया CEO भी जो है वो नियुक्त किया गया है। CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो वो BVR सुब्रमण्यम को जो है वो CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। किसको? BVR सुब्रमण्यम को नया CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। ये ज़रूर ध्यान रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको याद होगा कि रणजी ट्रॉफी जो है ये भी इम्पोर्टेंट ट्रॉफी होती है और ये ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और ये ट्रॉफी जो है वो किसके द्वारा जीती गई है इस बार? तो सौराष्ट्र के द्वारा जो है ये ट्रॉफी जो है वो जीती गई है। ये आप ध्यान रखें। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर के बनते हैं। परंतु एक क्वेश्चन आपने कमेंट करके अभी मुझे बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आने वाले एग्ज़ाम की अपडेट, कोई भी चेंजेस होती हैं या फिर कोई भी अपडेट्स आती हैं, क्विज़, हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।